क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जिसने अपने समय की सबसे बड़ी दीवारों, जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव को चुनौती दी और न केवल अपने लिए बल्कि लाखों लोगों के लिए एक नई रोशनी जलाई? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल इतिहास की किताबों में दर्ज है बल्कि आज भी हमारे समाज के हर कोने में गूंजती है। यह कहानी शुरू होती है एक साधारण गांव से, जहां एक बच्चा अपनी मां की गोद में बैठकर सवाल करता है, क्यों कुछ लोग हमें नीचा समझते हैं? ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ज्योतिराव फुले थे, वो माली का बेटा जिसने भारत में शिक्षा और समानता की क्रांति की नींव रखी। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब एक शादी में हुए अपमान ने उनके दिल में एक ऐसी आग जलाई जो समाज की सदियों पुरानी जंजीरों को जलाकर राख कर देगी। 1848 की एक चमकती शाम, पुणे की गलियां शहनाइयों और उत्सव की रौनक से भरी थी। 21 साल के ज्योतिबा अपने ब्राह्मण मित्र की बारात में शामिल होने गए थे। वो खुशी खुशी नाच रहे थे, दोस्तों के साथ हंस रहे थे, जब अचानक एक रिश्तेदार ने गुस्से में चिल्लाया, ये माली का लड़का यहां क्या कर रहा है? इसे बाहर निकालो। भीड़ ने ज्योतिबा को घेर लिया। लोग उन्हें धक्के देकर बाहर की ओर ले जाने लगे। उनका दोस्त उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ का अपमान थम नहीं रहा था। ज्योतिबा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने दोस्त की खुशी में आया था, लेकिन तुम्हारा यह व्यवहार दिखाता है कि हमारा समाज कितना बीमार है। उस रात जब वो घर लौटे तो उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक जलता हुआ संकल्प था। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई से कहा, सावित्री, ये समाज बदलेगा। मैं हर उस इंसान को उसका हक दिलाऊंगा जिसे नीचा समझा जाता है। सावित्रीबाई ने उनका हाथ थामकर जवाब दिया, ज्योतिबा, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर ये क्रांति लाएंगे। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने ज्योतिबा को महात्मा फुले बनाया। वो शख्स जिसने दलितों, शूद्रों और महिलाओं के लिए शिक्षा और समानता का रास्ता खोला। ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के कटगुन गांव में हुआ। उनका परिवार माली जाति से था, जिसे शूद्र वर्ग में गिना जाता था। उनके पिता गोविंदराव फूलों का व्यापार करते थे। सुबह सुबह वो अपनी क्यारियों से गुलाब, चमेली और मोगरे के फूल चुनते और उन्हें पुणे के बाजारों में बेचने ले जाते। उनकी मां चिमनाबाई घर संभालती थी। जब ज्योतिबा पैदा हुए तो चिमनाबाई ने गोविंदराव से कहा, देखो कितना सुंदर है हमारा बेटा, इसका नाम रखते हैं ज्योतिबा। हमारे कुल देवता ज्योतिबा के नाम पर गोविंदराव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां, यह बच्चा हमारे लिए रोशनी लाएगा। परिवार का मूल नाम गोरहे था, लेकिन फूलों के व्यापार के कारण उन्हें फुले कहा जाने लगा। माली जाति को समाज में तुच्छ समझा जाता था। उनके घर के बाहर फूलों की क्यारियां थी जो सुंदरता बिखेरती थी, लेकिन समाज की नजरों में उनकी कोई कीमत नहीं थी। ज्योतिबा का बचपन फूलों की महक और गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू में बीता। वो अपने पिता के साथ खेतों में जाते, जहां गोविंदराव उसे फूलों की देखभाल सिखाते। ज्योतिबा गुलाब के पौधों को पानी देते और पूछते, बाबा, ये फूल इतने सुंदर कैसे होते हैं? गोविंदराव जवाब देते, बेटा, मेहनत और प्यार से। जैसे फूलों को पानी चाहिए, वैसे ही इंसान को अच्छे संस्कार चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ज्योतिबा के बालमन में गहरे उतरती थी। लेकिन उनके जीवन में जल्द ही एक बड़ा दुख आया। वो केवल 9 महीने के थे जब उनकी मां चिमनाबाई का देहांत हो गया। गोविंदराव टूट गए। उनके कंधों पर अब अकेले ही परिवार और ज्योतिबा की परवरिश का बोझ था। नियति ने इस मुश्किल घड़ी में सगुनाबाई को उनके जीवन में भेजा। सगुनाबाई एक दाई थी जिनका दिल ममता से भरा था। उन्होंने छोटे ज्योतिबा को अपनी गोद में लिया और कहा, रो मत मेरे लाल, मैं तेरी मां नहीं पर ममता तो दे सकती हूं। सगुनाबाई ने ज्योतिबा को न केवल पाला पोसा
बल्कि उन्हें कहानियां सुनाकर और नैतिकता सिखाकर उनके मन में सच्चाई और करुणा का बीज बोया। रात में जब तारे आसमान में चमकते, सगुना बाई ज्योतिबा को गोद में बिठाकर कहानियां सुनाती। एक कहानी थी एक साहसी राजकुमार की जो अपने लोगों को अत्याचार से मुक्त करता है। ज्योतिबा की आंखें चमक उठती और वो पूछते, सगुना बाई, क्या मैं भी ऐसा राजकुमार बन सकता हूं? सगुना बाई मुस्कुराकर जवाब देती, हां बेटा, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चाई और हिम्मत चाहिए। सगुना बाई की ये कहानियां ज्योतिबा के मन में गहरे तक उतर गई और उनके विचारों की नींव बनी। ज्योतिबा 7 साल के हुए तो गोविंदराव ने उन्हें गांव के स्कूल में दाखिल किया। ज्योतिबा की बुद्धिमत्ता ने शिक्षकों को प्रभावित किया। वो हर सवाल का जवाब उत्साह से देते और किताबों में खोए रहते, लेकिन माली समुदाय में शिक्षा को महत्व नहीं था। एक दिन गोविंदराव ने गंभीर स्वर में कहा, ज्योतिबा, अब स्कूल छोड़कर खेतों में काम करना होगा। हमारा समाज पढ़ाई को नहीं, मेहनत को महत्व देता है। ज्योतिबा का छोटा सा दिल टूट गया। उन्होंने उदास स्वर में पूछा, पर बाबा, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं किताबें छोड़ दूं? गोविंदराव ने जवाब दिया, बेटा, हमारी नियति यही है। फूलों की दुकान हमारा भविष्य है। ज्योतिबा ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन उनके मन में ज्ञान की प्यास बनी रही। वो दिन रात अपने पिता के साथ फूलों की दुकान पर काम करने लगे। सुबह सुबह वो क्यारियों से फूल चुनते, उन्हें गठरों में बांधते और पुणे के बाजार ले जाते। बाजार में लोग उनके फूल खरीदते, लेकिन उनकी जाति के कारण उनसे दूरी बनाकर रखते। एक बार एक ग्राहक ने तंज कसते हुए कहा, माली का लड़का, फूल तो अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी औकात क्या? ज्योतिबा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरी औकात मेरे फूलों की तरह है, खुशबू बिखेरने की। ग्राहक चुप हो गया, लेकिन ज्योतिबा के मन में यह अपमान गहरे तक उतर गया। वो सोचता, क्यों मेरी जाति मेरे काम से बड़ी है? क्यों समाज मुझे मेरे कर्मों से नहीं, मेरे जन्म से आंकता है? ये सवाल उनके मन में बार बार उठते और धीरे धीरे उनके भीतर एक क्रांति की चिंगारी सुलगने लगी। ज्योतिबा की बुद्धिमत्ता छिप न सकी। उनके गांव के एक पड़ोसी, जो उनकी प्रतिभा से प्रभावित थे, ने गोविंदराव को समझाया, तुम्हारा बेटा सामान्य नहीं है, इसे पढ़ने का मौका दो, ये तुम्हारा नाम रोशन करेगा। गोविंदराव का मन पिघला। उन्होंने सोचा कि शायद ज्योतिबा को शिक्षा देना ही सही रास्ता है। 1841 में ज्योतिबा को पुणे के स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में दाखिला मिला। यह स्कूल उनके लिए एक नई दुनिया था। वहां उन्होंने अंग्रेजी, गणित, इतिहास और दर्शन शास्त्र पढ़ा। स्कूल की लाइब्रेरी उनकी पसंदीदा जगह थी, जहां वो घंटों किताबें पढ़ते। वो किताबों में डूब जाते, जैसे कोई प्यासा पानी की तलाश में हो। स्कॉटिश मिशन स्कूल में ज्योतिबा की मुलाकात सदाशिव बल्लाल गोवंडे से हुई, जो उनका जिगरी दोस्त बन गया। एक दिन सदाशिव ने उत्साह से कहा, ज्योतिबा, ये थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन पढ़। ये कहती है कि हर इंसान को समान अधिकार मिलने चाहिए। ज्योतिबा ने किताब पढ़ी और उनके मन में एक तूफान उठा। उन्होंने सदाशिव से कहा, अगर हर इंसान समान है, तो फिर हमारे समाज में शूद्रों और अछूतों को इतना अपमान क्यों सहना पड़ता है? ये गलत है। इस सवाल ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। थॉमस पेन के विचारों ने उनके मन में समानता और न्याय की एक नई समझ जगाई। उन्होंने अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के बारे में पढ़ा, जहां लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ज्योतिबा ने सोचा, अगर विदेशों में लोग अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, तो हम अपने समाज की गुलामी क्यों सहें? स्कूल में उन्होंने वेदों, पुराणों और ब्राह्मणवादी ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन उनके मन में संदेह उठने लगे। उन्होंने देखा कि ये ग्रंथ जाति व्यवस्था को जायज ठहराते हैं और शूद्रों को नीचा दिखाते हैं। एक दिन उन्होंने अपने शिक्षक से पूछा, गुरुजी, अगर वेद सत्य है, तो वे शूद्रों को शिक्षा से वंचित क्यों करते हैं? शिक्षक ने जवाब दिया, ज्योतिबा, ये परंपरा है।
इसे मत छेड़ो। लेकिन ज्योतिबा चुप न रहे। उन्होंने सोचा कि अगर परंपरा अन्याय करती है तो उसे तोड़ना होगा। वो स्कूल में होने वाली बहसों में हिस्सा लेते और अपने विचार खुलकर रखते। उनके सहपाठी उनकी हिम्मत की तारीफ करते, लेकिन कुछ शिक्षक उनकी बेबाकी से परेशान हो जाते। एक शिक्षक ने कहा, ज्योतिबा, तुम बहुत सवाल करते हो, चुपचाप पढ़ाई करो। ज्योतिबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गुरुजी, सवाल न करने से सत्य कैसे मिलेगा? 1840 में जब ज्योतिबा 13 साल के थे, उनका विवाह सावित्री बाई से हुआ। सावित्री बाई केवल 9 साल की थी और अनपढ़ थी। उस समय बाल विवाह आम था और सावित्री बाई को घरेलू कामों में उलझा दिया गया। लेकिन ज्योतिबा ने सावित्री बाई को पढ़ना लिखना सिखाने का फैसला किया। वो हर शाम सावित्री बाई को अक्षर सिखाते और सावित्री बाई उत्साह से सीखती। एक दिन सावित्री बाई ने किताबें पढ़ते हुए कहा, ज्योतिबा, मैं भी तुम्हारे सपनों में साथ दूंगी। मैं औरतों को पढ़ाना चाहती हूं। ज्योतिबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सावित्री, तुम मेरी ताकत हो। हम मिलकर समाज को बदलेंगे। ये जोड़ी न केवल जीवन साथी बनी, बल्कि सामाजिक क्रांति की सहयात्री भी। सावित्री बाई ने ज्योतिबा के हर विचार को समझा और उनके मिशन को अपना बनाया। वो अक्सर ज्योतिबा के साथ देर रात तक चर्चा करती और उनके विचारों को और गहराई देती। ज्योतिबा और सावित्री बाई ने देखा कि समाज में औरतों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। उस समय औरतों को पढ़ाना पाप माना जाता था। ज्योतिबा ने सावित्री बाई से कहा, सावित्री, अगर हम औरतों को शिक्षित करेंगे तो समाज की आधी आबादी अपने हक के लिए लड़ सकेगी। सावित्री बाई ने जवाब दिया, ज्योतिबा, मैं तैयार हूं। चलो हम स्कूल शुरू करें। 1848 में ज्योतिबा और सावित्री बाई ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने पुणे में तात्या साहेब भिड़े के घर पर भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। सावित्री बाई ने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया और उनसे कहा, डरो मत, ये अक्षर तुम्हारी ताकत है। तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। स्कूल में शूद्र और अतिशूद्र समुदाय की लड़कियां पढ़ने आती थी। सावित्री बाई उन्हें स्लेट और किताबें देती और प्यार से पढ़ाती। एक छात्रा ने पूछा, ताई, क्या मैं भी पढ़कर कुछ बन सकती हूं? सावित्री बाई ने जवाब दिया, हां बेटी, तुम जो चाहो वो बन सकती हो। ये शिक्षा तुम्हें वो पंख देगी। लेकिन समाज ने इस कदम का कड़ा विरोध किया। लोग सड़कों पर चिल्लाए, शूद्रों और अछूतों की लड़कियों को पढ़ाना पाप है। सावित्री बाई जब स्कूल जाती तो लोग उन पर पत्थर फेंकते, गालियां देते और गंदगी उछालते। एक दिन एक व्यक्ति ने सावित्री बाई को रास्ते में रोककर कहा, औरत हो, अपनी औकात में रहो। ये पढ़ाना लिखाना तुम्हारा काम नहीं। सावित्री बाई ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मेरी औकात मेरे कर्म तय करते हैं। मैं औरत हूं और ये मेरा धर्म है कि मैं अपनी बहनों को अंधेरे से निकालूं। ज्योतिबा, जो पास ही खड़े थे, ने सावित्री बाई का हौसला बढ़ाया और कहा, सावित्री, तुम्हारी हिम्मत इस समाज की नींव हिला देगी। सावित्री बाई ने कभी हार नहीं मानी। वो हर दिन स्कूल जाती और अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी रखती ताकि अगर कोई गंदगी फेंके तो वो बदल सके। विरोध इतना बढ़ा कि ज्योतिबा के पिता गोविंदराव ने सामाजिक दबाव में उन्हें और सावित्री बाई को घर से निकाल दिया। गोविंदराव ने उदास स्वर में कहा, ज्योतिबा, मैं तुम्हारा बाप हूं, लेकिन समाज का दबाव मुझे मजबूर कर रहा है। तुम्हारा ये काम हमें बर्बाद कर देगा। ज्योतिबा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, बाबा, अगर सच बोलना और औरतों को पढ़ाना बर्बादी है तो मैं ये बर्बादी चुनता हूं। उस रात ज्योतिबा और सावित्री बाई अपने छोटे से सामान के साथ घर छोड़कर चले गए। उनके पास छत नहीं थी, लेकिन उनके मन में एक अटल विश्वास था कि वे जो कर रहे हैं वो सही है। उस कठिन समय में उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख उनके लिए देवदूत बनकर आए। उस्मान ने कहा, ज्योतिबा, सावित्री बाई, ये तुम्हारा घर है
हम तुम्हारे मिशन में साथ हैं। फातिमा, जो खुद पढ़ी लिखी थी, ने सावित्रीबाई के साथ मिलकर स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। फातिमा ने लड़कियों से कहा, ये अक्षर तुम्हारी जंजीरें तोड़ेंगे। पढ़ो और अपने हक के लिए लड़ो। फातिमा का योगदान केवल शिक्षण तक सीमित नहीं था। वो सावित्रीबाई की सखी और सहयोद्धा बनी। ज्योतिबा ने उस्मान और फातिमा से कहा, तुमने हमें नया परिवार दिया। अब हम और स्कूल खोलेंगे और ये ज्योति पूरे देश में फैलेगी। फातिमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ज्योतिबा, हमारा सपना एक है, हर इंसान को सम्मान और शिक्षा। 1852 तक ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने पुणे में 3 स्कूल स्थापित किए, जहां 273 लड़कियां पढ़ रही थी। ये स्कूल केवल शिक्षा के केंद्र नहीं थे, ये सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक थे। ज्योतिबा मानते थे कि शिक्षा वो हथियार है जो समाज की हर गुलामी को तोड़ सकता है। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, शिक्षा के बिना बुद्धि जागृत नहीं होती और बुद्धि के बिना नैतिकता नहीं आती। अगर हमें समाज को बदलना है तो हमें पहले शिक्षा को हर घर तक पहुंचाना होगा। सावित्रीबाई ने इन स्कूलों में न केवल पढ़ाया, बल्कि लड़कियों को आत्मविश्वास और साहस भी सिखाया। वो हर छात्रा को व्यक्तिगत रूप से समझाती, उनकी समस्याएं सुनती और उन्हें सपने देखने की प्रेरणा देती। एक छात्रा, जिसका नाम राधा था, ने सावित्रीबाई से कहा, ताई, मेरे पिता कहते हैं कि औरतों को पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं क्या करूं? सावित्रीबाई ने जवाब दिया, राधा, तुम पढ़ो, तुम्हारी शिक्षा तुम्हारा हथियार है। एक दिन तुम्हारे पिता भी तुम पर गर्व करेंगे। राधा बाद में शिक्षिका बनी और अपने गांव में लड़कियों को पढ़ाने लगी। लेकिन ये क्रांति बिना बलिदान के नहीं थी। 1857 की क्रांति ने ज्योतिबा के कार्यों पर गहरा प्रभाव डाला। विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने यूरोपीय दानों को बंद कर दिया, जो उनके स्कूलों के लिए आर्थिक सहायता का स्रोत थे। सावित्रीबाई ने चिंतित होकर कहा, ज्योतिबा, हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं, अब क्या होगा? ज्योतिबा ने साहस के साथ जवाब दिया, सावित्री, हर मुश्किल एक नई शुरुआत का मौका है। हम फिर से शुरू करेंगे। शिक्षा का दीपक कभी नहीं बुझेगा। 1858 तक उनके तीनों स्कूल बंद हो गए, लेकिन ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सीमित साधनों से नए स्कूल खोले और सामाजिक सुधार का कार्य जारी रखा। ज्योतिबा ने कहा, ये स्कूल केवल इमारतें नहीं हैं, ये समाज के भविष्य की नींव है। ज्योतिबा का संघर्ष केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाज की गहरी जड़ों में बसे जातिवाद और ब्राह्मणवाद को चुनौती दी। वो मानते थे कि ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने शूद्रों और अतिशूद्रों को गुलाम बनाया है। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, वेद और पुराण सत्य नहीं है, वे कुछ लोगों के हितों की रक्षा करने वाले ग्रंथ हैं। हमें इनकी सच्चाई की जांच करनी होगी। इस विचार ने समाज में हलचल मचा दी। कई ब्राह्मण विद्वानों ने ज्योतिबा की आलोचना की और उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। एक विद्वान ने कहा, फुले, तुम एक माली हो, तुम्हें वेदों की बात करने का हक नहीं। ज्योतिबा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं माली हूं, लेकिन सत्य की खोज का हक हर इंसान को है। अगर वेद सत्य है तो उनकी जांच से डर क्यों? ज्योतिबा ने ब्राह्मणवादी कहानियों को नए सिरे से देखा। उन्होंने राजा बलि की कहानी को उठाया, जिसे पुराणों में खलनायक बताया गया था। ज्योतिबा ने कहा, राजा बलि शूद्रों और दलितों का प्रतीक है। वो एक न्यायी राजा था, जिसे ब्राह्मणों ने छल से हराया। हमें अपने इतिहास को फिर से लिखना होगा। उनके इस विचार ने शूद्र और दलित समुदायों में एक नई चेतना जागृत की। लोग अब अपने इतिहास पर गर्व करने लगे। एक दलित युवक ने ज्योतिबा से कहा, महात्मा, आपने हमें हमारी असली कहानी बताई, अब हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। ज्योतिबा ने जवाब दिया, ये मेरी नहीं, सत्य की जीत है। 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ये समाज केवल एक संगठन नहीं था, ये एक विचारधारा थी जो सत्य, समानता और मानवता पर आधारित थी।
ज्योतिबा ने सभा में उपस्थित लोगों से कहा, सत्य शोधक समाज हर जाति, हर धर्म के लिए खुला है। हम ब्राह्मणवाद की जंजीरें तोड़ेंगे और शूद्रों, अतिशूद्रों और स्त्रियों को उनका हक दिलाएंगे। सभा में मौजूद लोग एक स्वर में चिल्लाए, जय सत्य शोधक। सत्य शोधक समाज ने बिना पुजारी के विवाह कराए, दलितों को शिक्षा और सम्मान दिया और सामाजिक समानता की नींव रखी। ज्योतिबा ने अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया और धार्मिक पाखंडों का खुलकर विरोध किया। सत्य शोधक समाज की सभाएं अब महाराष्ट्र के गांवों से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। ज्योतिबा और सावित्रीबाई हर सभा में जाते, जहां किसान, मजदूर, दलित और महिलाएं उनकी बात सुनने के लिए इकट्ठा होते। एक सभा में एक दलित युवक ने खड़े होकर कहा, महात्मा, हमारी जाति के कारण हमें हर जगह अपमान सहना पड़ता है। क्या हम कभी इस गुलामी से मुक्त होंगे? ज्योतिबा ने गहरे स्वर में जवाब दिया, हां बेटा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन की गुलामी तोड़नी होगी। शिक्षा लो, संगठित हो और अपने हक के लिए लड़ो। सत्य तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। उनके ये शब्द उस युवक के लिए एक नई प्रेरणा बन गए। वो युवक बाद में सत्य शोधक समाज का सक्रिय सदस्य बना और अपने गांव में शिक्षा का प्रचार करने लगा। सत्य शोधक समाज ने न केवल सामाजिक सुधार किए, बल्कि लोगों में आत्मविश्वास और जागरूकता भी भरी। ज्योतिबा ने समाज के हर वर्ग को अपने मिशन से जोड़ा। उन्होंने अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। एक बार पुणे के पास एक गांव में एक दलित युवक रामू और एक शूद्र लड़की लक्ष्मी का विवाह सत्य शोधक समाज ने कराया। गांव के रूढ़िवादी लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। एक पंडित ने गुस्से में कहा, यह विवाह समाज की मर्यादा को तोड़ देगा। फुले, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ज्योतिबा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मर्यादा वह नहीं जो इंसानों को बांटे, मर्यादा वो है जो प्यार और समानता को सम्मान दे। ये विवाह हमारी जीत है। सावित्रीबाई ने उस जोड़े को आशीर्वाद देते हुए कहा, रामू, लक्ष्मी, तुमने समाज की दीवारें तोड़ी। अब तुम्हारा प्यार औरों को प्रेरित करेगा। ये विवाह केवल एक घटना नहीं था, ये सत्य शोधक समाज के मिशन का प्रतीक था। सत्य शोधक समाज ने ऐसे कई विवाह कराए जिन्होंने जाति की दीवारों को चुनौती दी। ज्योतिबा ने सत्य शोधक समाज के माध्यम से धार्मिक पाखंडों का भी खुलकर विरोध किया। वो मानते थे कि मंदिर और पुजारी समाज को बांटने का काम करते हैं। एक सभा में उन्होंने कहा, हमें मंदिरों की जरूरत नहीं, सत्य और मेहनत ही हमारा धर्म है। हर इंसान की आत्मा में ईश्वर बसता है। उनके इस विचार ने कई लोगों को प्रभावित किया। एक किसान ने पूछा, महात्मा, अगर हम मंदिर न जाएं, तो हमारा धर्म क्या होगा? ज्योतिबा ने जवाब दिया, तुम्हारा धर्म है सत्य की खोज। तुम्हारा धर्म है अपने भाइयों और बहनों को सम्मान देना। यही सच्चा धर्म है। सत्य शोधक समाज ने सार्वजनिक सत्य धर्म की अवधारणा को सामने रखा, जो सभी धर्मों और जातियों से ऊपर था। ज्योतिबा ने कहा, सत्य धर्म वह है जो हर इंसान को समान मानता है। इसमें न कोई ऊंच है न नीच। इस विचार ने समाज में एक नई चेतना जागृत की। ज्योतिबा की लेखनी उनके मिशन का सबसे बड़ा हथियार थी। 1873 में उन्होंने गुलामगिरी लिखी। इस किताब में उन्होंने ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था की कठोर आलोचना की। उन्होंने राजा बलि को शूद्रों और दलितों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें ब्राह्मणवादी कहानियों में खलनायक बनाया गया। सावित्रीबाई ने किताब पढ़कर कहा, ज्योतिबा, तुमने लोगों के मन की गुलामी को शब्द दिए। ज्योतिबा ने जवाब दिया, सावित्री, ये किताब नहीं, उनकी आवाज है। गुलामगिरी ने समाज में तहलका मचा दिया। दलित और शूद्र समुदायों ने इसे अपने अधिकारों की पुकार माना। एक दलित युवक ने ज्योतिबा से कहा, महात्मा, आपकी किताब ने मुझे मेरी जंजीरें तोड़ने की हिम्मत दी।
ज्योतिबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये किताब नहीं, तुम्हारा साहस है जो तुम्हें मुक्त करेगा। 1883 में ज्योतिबा ने शेतकर्याचा आसुड, किसान का कोड़ा, लिखी। इस किताब में उन्होंने किसानों की दुर्दशा को उजागर किया। उन्होंने लिखा कि किसान, जो देश का अन्नदाता है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जमींदारों के चंगुल में फंसा हुआ है। ज्योतिबा ने लिखा, किसान की मेहनत से ही देश चलता है, लेकिन उसका हिस्सा उसे कभी नहीं मिलता। सावित्रीबाई ने इस किताब को पढ़कर कहा, ज्योतिबा, तुमने किसानों की पीड़ा को शब्द दिए। ये किताब उनके लिए एक हथियार बनेगी। ज्योतिबा ने जवाब दिया, सावित्री, ये हथियार नहीं, उनकी आवाज है। अब उन्हें इसे उठाना होगा। शेतकर्याचा आसुड ने किसानों में एक नई जागरूकता पैदा की। महाराष्ट्र के गांवों में किसान इस किताब को पढ़कर सत्य शोधक समाज की सभाओं में शामिल होने लगे। ज्योतिबा की एक और महत्वपूर्ण रचना थी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। इस किताब में उन्होंने एक नए समतावादी धर्म की कल्पना की, जो जाति और धर्म के भेदभाव से मुक्त हो। उन्होंने लिखा, सत्य ही एकमात्र धर्म है। हमें न मंदिर चाहिए, न पुजारी। हमें चाहिए एक ऐसा समाज जहां हर इंसान को सम्मान मिले। सावित्रीबाई ने इस किताब के लेखन में ज्योतिबा का साथ दिया। वो अक्सर रात में ज्योतिबा के साथ बैठकर उनके विचारों पर चर्चा करती। एक रात सावित्रीबाई ने कहा, ज्योतिबा, ये किताब समाज को एक नई दिशा देगी, लेकिन क्या लोग इसे समझ पाएंगे? ज्योतिबा ने जवाब दिया, सावित्री, सत्य को समझने में वक्त लगता है, लेकिन वो हमेशा जीतता है। ज्योतिबा का राजनीतिक योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। 1877 में वो पुणे म्यूनिसिपल कमेटी के आयुक्त बने। ये उनके लिए एक नया मंच था, जहां वे दलितों और गरीबों के हक की बात कर सकते थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा, दलित बस्तियों में पानी और सफाई की सुविधा होनी चाहिए। ये उनका हक है। लेकिन कई अधिकारियों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। एक अधिकारी ने हंसते हुए कहा, फुले, तुम्हारी बातें बड़े बड़े सपने हैं। ज्योतिबा ने दृढ़ता से जवाब दिया, ये सपने नहीं, हकीकत होगी। मैं हार नहीं मानूंगा। उनकी ये जिद रंग लाई। पुणे की कई दलित बस्तियों में पानी के कुएं और सफाई की सुविधाएं शुरू हुई। ज्योतिबा ने ब्रिटिश सरकार को कई ज्ञापन भी सौंपे। उन्होंने मांग की कि शिक्षा को सभी वर्गों के लिए सुलभ किया जाए और दलितों को सरकारी नौकरियों में अवसर मिले। एक ज्ञापन में उन्होंने लिखा, शिक्षा वो हथियार है जो समाज की हर गुलामी को तोड़ सकता है। अगर सरकार इसे हर इंसान तक पहुंचाएगी तो भारत एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। उनकी ये मांगे उस समय क्रांतिकारी थी। कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी बातों को समर्थन दिया, लेकिन रूढ़िवादी समाज ने इसका कड़ा विरोध किया। ज्योतिबा का जीवन चुनौतियों से भरा था। समाज का विरोध, आर्थिक तंगी और व्यक्तिगत बलिदान उनके रास्ते में बार बार आए। एक बार उनके एक स्कूल पर हमला हुआ और रूढ़िवादी लोगों ने किताबें और स्लेट तोड़ दिए। सावित्रीबाई ने उदास होकर कहा, ज्योतिबा, ये लोग हमारे सपनों को तोड़ रहे हैं। ज्योतिबा ने जवाब दिया, सावित्री, वे किताबें तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे इरादों को नहीं। हम फिर से शुरू करेंगे। उनकी ये दृढ़ता उनके मिशन की रीढ़ थी। 1880 के दशक तक ज्योतिबा की उम्र बढ़ रही थी और उनका स्वास्थ्य कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उनका जोश वही था। वो अब भी सभाओं में जाते, किताबें लिखते और अपने अनुयायियों को प्रेरित करते। सावित्रीबाई उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो न केवल उनकी देखभाल करती, बल्कि सत्य शोधक समाज की गतिविधियों को भी संभालती। 1888 में ज्योतिबा के अनुयायी विठलराव कृष्णाजी वंडेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। एक बड़ी सभा में विठलराव ने कहा, ज्योतिराव फुले, आपके कार्यों ने समाज को नई दिशा दी। आप सच्चे महात्मा हैं। ज्योतिबा ने विनम्रता से जवाब दिया, ये सम्मान मेरा नहीं, उन सभी का है जो सत्य की खोज में मेरे साथ चले। सावित्री,
फातिमा और मेरे अनुयायी ही इस सम्मान के असली हकदार हैं। लेकिन उसी साल ज्योतिबा को पक्षाघात का दौरा पड़ा। उनकी शारीरिक शक्ति कमजोर पड़ने लगी। सावित्रीबाई दिनरात उनकी देखभाल करती। 28 नवंबर 1890 को पुणे में ज्योतिबा का निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने उनके अनुयायियों को गहरा आघात पहुंचाया। सावित्रीबाई ने उदास स्वर में कहा, ज्योतिबा, तुम चले गए, लेकिन तुम्हारा दीपक हमेशा जलता रहेगा। सावित्रीबाई ने ज्योतिबा की मृत्यु के बाद उनके मिशन को आगे बढ़ाया। उन्होंने सत्य शोधक समाज को और मजबूत किया और महिलाओं की शिक्षा के लिए काम जारी रखा। सावित्रीबाई ने स्कूलों का विस्तार किया और नई शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित किया। वो अक्सर कहती, ज्योतिबा का सपना था कि हर औरत पढ़े और अपने हक के लिए लड़े। मैं ये सपना पूरा करूंगी। सावित्रीबाई ने ज्योतिबा की किताबों को फिर से छपवाया और उनके विचारों को और फैलाया। ज्योतिबा की शिक्षाएं उनके निधन के बाद भी जीवित रही। उन्होंने कहा था, शिक्षा का अभाव बुद्धि का अभाव लाता है, जो नैतिकता के अभाव को जन्म देता है। ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सत्य शोधक समाज ने उनके निधन के बाद भी काम जारी रखा। इसके अनुयायियों ने महाराष्ट्र और अन्य प्रांतों में उनके विचारों को फैलाया। ज्योतिबा की विरासत का सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में दिखा। उनके द्वारा शुरू किए गए स्कूलों ने हजारों बच्चों को शिक्षा दी, जिनमें से कई बाद में शिक्षक, लेखक और समाज सुधारक बने। ज्योतिबा के विचारों ने 20वीं सदी के सामाजिक आंदोलनों को गहरे रूप से प्रभावित किया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जो भारत के संविधान के निर्माता बने, ज्योतिबा से गहरे प्रभावित थे। अंबेडकर ने कहा, महात्मा फुले ने हमें सिखाया कि सत्य और शिक्षा ही मुक्ति का रास्ता है। महात्मा गांधी ने भी ज्योतिबा के सामाजिक सुधारों से प्रेरणा ली। गांधी ने अपने लेखों में लिखा, ज्योतिबा फुले ने समाज के हाशिए पर रहने वालों के लिए जो काम किया वो अनुकरणीय है। ज्योतिबा की विरासत केवल भारत तक सीमित नहीं थी। उनके विचारों ने विश्व भर के सामाजिक न्याय आंदोलनों को प्रभावित किया। ज्योतिबा ने अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाई। शिक्षक, लेखक, सुधारक, दार्शनिक और क्रांतिकारी। उनकी सबसे बड़ी देन थी शिक्षा और समानता का विचार। आज भारत के हर स्कूल में, हर शिक्षित महिला में और हर समानता के सपने में ज्योतिबा की छाप दिखती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति यदि वो सत्य और न्याय के लिए लड़ने का साहस रखे तो वो समाज को बदल सकता है। ज्योतिबा का ये संदेश आज भी गूंजता है। सत्य की खोज ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको ये कहानी प्रेरित करती है तो इसे शेयर करें। अपने दोस्तों और परिवार को बताएं कि एक माली का बेटा कैसे इतिहास रच गया। कमेंट में बताएं कि ज्योतिबा की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा छू गई और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी प्रेरक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय सत्य शोधक।